नमस्कार, मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज का हमारा टॉपिक है चीन के संविधान की विशेषताएं। तो चीन के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे आज हम। आओ देखते हैं। साम्यवादी चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 की जन क्रांति से हुई। ये जन क्रांति का विश्व में बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था और दुनिया का एक सबसे बड़ा देश साम्यवादी धड़े में चला गया। तो एक व्यापक परिवर्तन और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति थी चीन की साम्यवादी क्रांति, जिसे माओ के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने किया। चीन में 4 दिसंबर 1982 को जनवादी कांग्रेस में एक बार पुनः नए संविधान को स्वीकृत किया गया, जिसे वर्ष 1982 का संविधान भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये चीन का चौथा संविधान था। इससे पहले भी 1954 में, 1975 में, 1978 में चीन के संविधान बने। ये चीन का संविधान चौथा संविधान था जो 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत हुआ। इसे 1982 का संविधान भी कहते हैं। हाँ, और लेटेस्ट इस संविधान में 2018 तक 5 बार संशोधन हो चुके हैं। इस संविधान में 2018 तक 5 बार संशोधन हो चुके हैं। पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 1988 में हुआ, दूसरी बार 1993 में हुआ, तीसरी बार 1999 में हुआ और चौथी बार 2004 में हुआ और 5वीं बार 2018 में हुआ। 2018 में संशोधन बहुत व्यापक संशोधन हुआ है, कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें जो चीन की एक दलीय शासन प्रणाली है, इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। चीन के साम्यवादी दल की प्रशंसा न केवल प्रस्तावना में की गई है, बल्कि इसको स्थान दिया गया है चीन के मूल संविधान में भी। और भी कई बदलाव हुए हैं जिनकी हम अलग से इसमें चर्चा करेंगे। और विशेष महत्वपूर्ण है कि चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था, अब उनके कार्यकाल की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कर दिया गया है। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति की वैचारिक मान्यताओं को चीन के संविधान में स्थान दिया गया है। ये चीन के संविधान में अभी अभी बदलाव हुए हैं। चीन में एक दलीय प्रणाली विद्यमान है, जिसमें साम्यवादी दल की भूमिका केंद्रीय है। व्यवहारिक रूप में चुनाव में एक से ज़्यादा दल भाग लेते हैं, परंतु सभी राजनीतिक दलों का वैचारिक आधार साम्यवाद होना आवश्यक है। और इस संशोधन से भी एक दलीय प्रणाली को और पुष्ट किया गया है। संविधान में एक दलीय प्रणाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है और बहुदलीय प्रणाली को असंवैधानिक करार दिया गया है। जनवादी दल के कार्यकर्ता पूरे चीन में फैले हुए हैं। मतलब जो चीन का साम्यवादी दल है, उसके जो संगठन है वो ऊपर से नीचे तक पूरे चीन में फैला हुआ है, जिसमें आम जनता, सैनिक, प्रशासक सभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नौकरशाह है, कोई सरकारी कर्मचारी है, वो दल का सदस्य नहीं होगा। नहीं, वहाँ तो एक ही दल है और सभी उसी दल के भक्त हैं। पूरे चीन से लगभग 2500 प्रतिनिधियों का चयन होता है। अब चीन के संविधान की जब हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो हम निम्नलिखित हेडिंग्स के साथ करेंगे। लिखित संविधान है, व्यापक संविधान है, लचीला संविधान है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का समावेश है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश है, जन संप्रभुता, जनवादी गणतंत्र है, साम्यवादी दल की भूमिका केंद्रीय है, एकात्मक राज्य है, समाजवादी राज्य है, लोकतांत्रिक अधिनायकत्व वहाँ पाया जाता है, राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना कर दी गई है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद वहाँ है, बहुराष्ट्रीय राज्य की स्थापना, केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना, न्यायपालिका की कमजोर स्थिति, विदेश नीति के सिद्धांतों का समावेश और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। अब एक एक को विस्तार से अध्ययन करेंगे। लिखित संविधान
चीन का वर्तमान संविधान 1982 का संविधान है, जिसको एक विशेष निर्माण की विशेष समिति ने और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। अब इस संविधान में क्या क्या है? इस संविधान में 130 अनुच्छेद हैं। संविधान में एक प्रस्तावना है और पूरे संविधान को 4 भागों में बांटा गया है। संविधान में शासन व्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। संविधान में शासन व्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, यानी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व। शासन का स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक अधिनायकत्व। और इसमें मजदूर और किसानों को का अधिनायकत्व पूंजीपति और जमींदारों के ऊपर है। संविधान व्यापक है। संविधान व्यापक क्यों है? क्योंकि 1982 का संविधान पूर्ववर्ती संविधानों की तुलना में व्यापक है। इसके 138 अनुच्छेद इसकी व्यापकता के परिचायक हैं, क्योंकि जो पूर्व में संविधान थे, जैसे जो पूर्व में 1954, 1975, 1978, इनमें इतने अनुच्छेद नहीं थे। 1978 के संविधान में मात्र 60 अनुच्छेद थे, इसलिए ये संविधान व्यापक संविधान भी है। लचीला संविधान कहलाता है। संविधान का अनुच्छेद 64 संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 115 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का मतलब चीन की व्यवस्थापिका, चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कुल सदस्यों से के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। कितने से? 2/3 से। अब इस प्रकार तो ऐसा लगता है कि संविधान में संशोधन की प्रणाली बड़ी कठोर है, दुष्परिवर्तनशील है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। तो व्यवहार में ऐसा क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, और एक दलीय व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में 2/3 बहुमत प्राप्त करना कोई भी कठिन कार्य नहीं है, और दल में भी कठोर अनुशासन पाया जाता है, जिसको लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद आपस में दोनों विरोधाभासी हैं, लेकिन कहने का मतलब इसमें यह है सीधा सा कि जो शासन की या संगठन की उच्च इकाइयां हैं और जो नीचे की इकाइयां हैं, नीचे की इकाइयां हमेशा उच्च इकाइयों की आज्ञा का पालन करेंगी। नीचे की इकाइयां उच्च इकाइयों के अधीन रहेंगी। नीचे की इकाइयां केवल तब तक स्वतंत्र हैं जब तक उनके काम में उच्च इकाइयां कोई बाधा ना डालें। उच्च इकाइयों की आज्ञा का पालन करना नीचे वाली इकाइयों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में 2/3 बहुमत प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य संविधान के अध्याय 2 में तथा अनुच्छेद 33 से लेकर 56 तक इनका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों में चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, काम तथा रोजगार पाने का अधिकार, विश्राम तथा अवकाश के अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, धार्मिक विश्वास इत्यादि के अधिकारों का समावेश है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे लोकतांत्रिक देशों का अधिकार के संविधानों का अधिकार पत्र हो, लेकिन इनमें से कोई भी अधिकार वास्तविक रूप से जनता को प्राप्त नहीं है। इसलिए प्राप्त नहीं है कि ये केवल संविधान में वर्णित किए गए हैं, वहाँ पर इनके अधिकारों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायपालिका वहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये अधिकार एक दिखावा मात्र हैं। वहाँ पर संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। मूल कर्तव्यों में क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, संविधान और देश की विधि का पालन करना, मातृभूमि की सुरक्षा करने तथा उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने
तथा उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक सेवा प्रदान करना तथा करों का भुगतान को भी इसमें शामिल किया गया है। ये है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इनका समावेश वहाँ के संविधान में है। जन संप्रभुता तथा जनवादी गणतंत्र। जन संप्रभुता का मतलब है जनता में अंतिम शक्ति है और वहाँ पर राष्ट्रीय जन संप्रभुता को मान्यता दी गई है। और जनवादी गणतंत्र का भी मतलब यही है। जनवादी का मतलब यह है कि शासन के हर एक अंग पर जनता का नियंत्रण है, ऐसा स्वीकार किया गया है। और गणतंत्र माने लोकतंत्र। राष्ट्रीय जनसंप्रभुता को मान्यता दी गई है। अगला है साम्यवादी दल की केंद्रीय भूमिका। साम्यवादी दल को शासन व्यवस्था में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इस तथ्य का पता चलता है इस बात से कि संविधान की प्रस्तावना में ही साम्यवादी दल की भूमिका की प्रशंसा की गई है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका साम्यवादी दल की अधीन रहकर ही कार्य करती हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जो संशोधन अब 2018 में हुआ है उसमें भी साम्यवादी दल की भूमिका के वर्चस्व और नियंत्रण को बढ़ाया गया है। वहाँ पर साम्यवादी दल की भूमिका की बात न केवल प्रस्तावना में की गई है बल्कि मौलिक संविधान में भी, मूल संविधान में भी साम्यवादी दल की भूमिका की प्रशंसा की गई है। क्योंकि देखिए प्रस्तावना क्या है कि प्रस्तावना की लीगल वैलिडिटी नहीं होती। प्रस्तावना महत्वपूर्ण तो होती है पर संविधान का उस तरह से अंग नहीं माना जाता जैसे संविधान के अन्य भाग संविधान के अंग माने जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूएसए के संदर्भ में भी ऐसा ही है। तो वहाँ पर इस 2018 के संशोधन में संविधान में, मूल संविधान में भी साम्यवादी दल की भूमिका की प्रशंसा की गई है और वहाँ पर एक दल की भूमिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है। और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका साम्यवादी दल के अधीन रहकर कार्य करते हैं। एकात्मक राज्य, इसका आशय है कि देश की शासन व्यवस्था एक ही केंद्र या एक ही इकाई के द्वारा संचालित है। यूँ तो पूरे देश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इकाइयों में बांटा गया है परंतु उनका शक्ति का स्रोत एक ही है, एक ही केंद्र है। उनको शक्तियाँ संविधान से नहीं दी गई हैं, उनको शक्तियाँ का जो दी गई हैं वो केंद्र से दी गई हैं। और चीन इस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था के आदर्श को अस्वीकार करता है। समाजवादी राज्य, नया संविधान चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था और के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। मतलब एक तो समाजवादी राज्य है और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सॉरी, चीन समाजवादी रूप से राजनीतिक रूप से समाजवादी है और अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक रूप से समाजवादी स्वीकार की गई है। लेकिन वर्तमान समय में वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का रुझान बढ़ता जा रहा है और जो विश्वव्यापी उदारीकरण है उससे चीन अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है, यानी चीन का प्रभाव उस पर पड़ा है। लोकतांत्रिक अधिनायकत्ववाद, लोकतंत्र और अधिनायक दोनों एक दूसरे के विपरीत विरोधाभासी शब्द हैं। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ अधिनायक नहीं होता, जहाँ अधिनायकत्व है वहाँ लोकतंत्र नहीं होता। फिर यहाँ इसका आशय क्या है? देखिए, लोकतंत्र होता है जनता का शासन, बहुमत का शासन, और अधिनायकत्व का मतलब है एक व्यक्ति का शासन, तानाशाही का शासन। तो चीन के संदर्भ में इसका अर्थ है कि चीन में किसान और श्रमिकों के शासन को स्वीकार किया गया। किसान और श्रमिक वहाँ पर बहुसंख्यक हैं और पूंजीपति और जमींदार वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। तो कहा गया है कि किसान और श्रमिकों का शासन होगा और इनका अधिनायकत्व किस पर होगा? पूंजीपति और जमींदारों पर होगा। तो इसी को वहाँ लोकतांत्रिक अधिनायकत्ववाद कहा गया है। राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना, 1978 के संविधान में राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1982 के प्रस्तावित संविधान में इस पद को पुनर्स्थापित कर दिया गया
है और राष्ट्रपति पद को जनवादी चीन के राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद की भी पुनर्स्थापना की गई है। 2018 में किए गए संशोधन में दोनों पदों का कार्यकाल अनिश्चित समय के लिए कर दिया गया है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद ये सिद्धांत संविधान के वैचारिक आधार हैं और 2018 के संविधान के जो संशोधन है उनको देखने के बाद ये लगता है कि कोई भी वाद बनता है, अधिकांश से ये देखा जाता है कि कोई मर गया, उसके मरणोपरांत उसके आदर्शों को, उसके दर्शन को संविधानों में शामिल किया जाता है। लेकिन चीन के वर्तमान राष्ट्रपति ने तो अपने सिद्धांतों को जीते जी चीन के संविधान का वैचारिक आधार बना दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद और शी जिनपिंग वाद भी चीन के संविधान का वैचारिक आधार है। बहुराष्ट्रीय राज्य की स्थापना। जनवादी चीन एक विशाल देश है जिसमें विविध प्रकार की राष्ट्रीयताओं का निवास है। कुल 56 राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं। नवीन संविधान में इन राष्ट्रीयताओं को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के विकास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चीन के संविधान में ये बात लिखी गई है। बाकी वास्तविक रूप से चीन में जो मुख्य राष्ट्रीयता है वो एक ही है। वो कौन सी है? वो चीनी राष्ट्रीयता है। वहाँ बहुत कम मात्रा में अन्य राष्ट्रीयता के लोग पाए जाते हैं। चीनी राष्ट्रीयता 90% है और वो मंडारिन भाषा बोलती है। कुछ लोग हैं बहुत अल्पसंख्यक, तिब्बती वगैरह, तो नाम मात्र के हैं, लेकिन फिर भी कहा गया है कि जितनी भी राष्ट्रीयताएं हैं उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के विकास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये सब दिखावे हैं। केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना 1982 के संविधान में केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग का मुख्य उत्तरदायित्व देश की सेनाओं को वांछित निर्देश देना है। ये नवीन संविधान की नूतन प्रवृत्ति थी, यानी 1982 का संविधान जिसकी विशेषताओं को हम पढ़ रहे हैं, ये उस संविधान में नई तरह से जुड़ा था। 1978 के संविधान में नहीं था। पूर्ववर्ती संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। न्यायपालिका की कमजोर स्थिति, यह है चीन के संविधान को और चीन में संविधानवाद की पोल खोलने की चीन के संविधान की विशेषता। इसे ना तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, नागरिक वहाँ पर न्यायपालिका को ना तो संविधान की व्याख्या करने का ही अधिकार है, ना ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। इस प्रकार न्यायपालिका के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। इसे देश की संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। कहने का मतलब वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो हमारे यहाँ की तरह नहीं है, इसीलिए वहाँ जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो केवल दिखावा मात्र है। जब न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं है, जब अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए वहाँ न्यायपालिका की बहुत कमजोर स्थिति है। इसी कारण वो बंद व्यवस्था है, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। और वहाँ की न्यायपालिका वहाँ के दल की कठपुतली है, साम्यवादी दल की कठपुतली मात्र है। और वह कहा गया है कि वह न्यायपालिका साम्यवादी व्यवस्था की रक्षा के लिए ही कार्य करेगी। विदेश नीति के सिद्धांतों का समावेश। मूल सिद्धांतों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, पंचशील के सिद्धांत तथा विश्व शांति जैसी सिद्धांतों का समावेश किया गया है। पूर्ववर्ती संविधान में इस प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। चूंकि सिद्धांत तो देखने में ऐसे लगते हैं कि बड़े लोकतांत्रिक हैं, लेकिन चीन से ज़्यादा विस्तारवादी, साम्राज्यवादी कोई नहीं है। ये सब चीन के दिखावे मात्र हैं। चीन में संविधान है, इसलिए कहा जाता है कि चीन में संविधान तो है, लेकिन जहाँ संविधान हो वहाँ संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है। तो चीन में संविधानवाद नहीं है। संविधान में लिखी गई बातें केवल दिखावा है। होता वही है जो केवल वहाँ का साम्यवादी दल, वहाँ का साम्यवादी शासक, तानाशाही शासक जो चाहता है वो होता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद, स्थानीय इकाइयाँ उस समय तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकती हैं
जब तक कि उनके उच्च शासनांग उनके कार्य में बाधा उपस्थित ना करें। ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। एक जगह लिख रहा है लोकतांत्रिक, एक जगह लिख रहा है केंद्रवाद, आपस में दोनों विरोधाभासी है। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता का शासन और जनता के प्रति उत्तरदायी जो होता है, जहाँ स्वतंत्रता और समानताएं होती हैं, जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, बहस करने की स्वतंत्रता होती है, ये लोकतंत्र के वाचक है। और केंद्रवाद का मतलब है एक सत्ता का नियंत्रण। एक सत्ता का नियंत्रण मतलब एक बार शक्तियों का केंद्रीकरण। जब लोकतंत्र क्या है? शक्तियों का विभाजन। केंद्रवाद क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। तो इसका मतलब है कि स्थानीय इकाइयां उस समय तक अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उनके उच्चतर शासनांग उनके कार्यों में बाधा उपस्थित ना करें। कहने का मतलब वहाँ शासन के उच्च अंग, साम्यवादी दल के उच्च अंग, शासन संगठन के उच्च अंग निम्न अंगों पर अपना प्रभाव रखते हैं और निम्न अंग शासन के उच्च अंगों के अधीन होते हैं। निम्न अंगों को उच्च अंगों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, अनिवार्य रूप से वो आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी अभिव्यक्ति केवल तब तक है जब तक उच्च स्तर के शासन, उच्च स्तर के संगठन उसमें कोई बाधा उपस्थित ना करें। तो केंद्रवाद का मतलब है शासन का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन होता है। और इसको सरल भाषा में मैं समझाऊं तो कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ पर निर्णय करना है, निर्णय के लिए, बहस के लिए मुद्दा कोई सभा को दे दिया गया और उसमें उस सभा में भी जितने भी लोग शामिल हुए हैं, जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जनता के लोग शामिल हुए हैं, उनसे उस पर बहस करने के लिए आलोचना, प्रत्यालोचना, अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको दे दी गई कि आप इस पर बहस कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, प्रत्यालोचना कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ तक तो छूट है, लेकिन जब उस विषय पर जिस पर बहस की गई है उस पर शासन के उच्च संगठन ने, शासन के उच्च पदों पर बैठे लोगों ने अगर अपना निर्णय दे दिया है कि ये है, तब किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, उस पर कुछ भी बोलने की और बहस करने की आज़ादी नहीं है। वो जो कुछ बोल दिया गया है वो फाइनल है। यही लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। आइए अब देखते हैं 2018 के संशोधन के मुख्य बिंदु क्या हैं। ये बड़ा व्यापक संशोधन था और करीब बड़े क्रमबद्ध रूप से संशोधन हुए। देखिए 1988, 1993, 1999, 2004, इसमें कहाँ तक संशोधन हुए? 31वें संविधान के अनुच्छेद तक 2004 में संशोधन हुए। वहाँ उसके बाद 2018 में 32 से लेकर 52 तक टोटल 21 अनुच्छेदों में संशोधन किए गए हैं और ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। आओ इन पर नज़र डालते हैं। संशोधन में कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण और वर्चस्व को मजबूत कर दिया गया है। क्या कहा गया है? कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण और वर्चस्व को मजबूत किया गया है। पहले केवल प्रस्तावना में कम्युनिस्ट पार्टी का उल्लेख था, अब तो संविधान के मूल अंग में भी कम्युनिस्ट पार्टी का उल्लेख कर दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग को संवैधानिक दर्जा, ये एक आयोग है, नया बनाया है और इसको संवैधानिक मान्यता दी है। एंटी ग्राफ्ट एजेंसी की स्थापना की गई है। कम्युनिस्ट पार्टी की भ्रष्टाचार प्रहरी शक्तियों का विस्तार किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की टर्म लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। टर्म लिमिट यानी उनके टर्म, कार्यकाल की लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। अब वो कभी तक रह सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और इसके नेतृत्व संविधान के मुख्य निकाय में जोड़ दिया गया है। वन पार्टी सिस्टम को संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया है। किसी भी बहुदलीय प्रणाली को असंवैधानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी एक दलीय शासन को संवैधानिक आधार दे दिया इस संशोधन ने और बहुदलीय प्रणाली को तो असंवैधानिक ठहरा दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व को अब चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद की परिभाषित विशेषता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, यानी अब इसमें जोड़ दिया गया है ये शब्द यहाँ से, चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व को क्या नाम दिया गया है?
चीनी विशेषताओं के समाजवाद को की परिभाषित विशेषताओं के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ये हैं 2018 के संविधान के संशोधन के मुख्य मुख्य बातें। ये था चीन के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।